अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द चाइना के हवाले से हमने गुफ्तगू की और काफ़ी व्लॉग्स कर दिए हैं और मेरी कोशिश है कि ये आखिरी व्लॉग हो या एक आधा और फिर हम वाइंड अप कर देंगे। 2023 तक के चाइना की तारीख़ का अहाता करेंगे। तो अब हम 1949 के चाइना के इनकलाब तक पहुँचे थे पिछले व्लॉग में। इनकलाब के बाद जो बड़ा कड़ा इम्तिहान उस इनकलाबी जमात के लिए था वो था उसकी इस्लाहात का। ये बड़े दुश्वार और कड़ा इम्तिहान था, कड़े फ़ैसले करने पड़े थे। चीन का इनकलाब जो मंतकी तौर पर 1949 पर मुंतज हुआ तो नई बनने वाली इनकलाबी हुकूमत के सामने ऐसे चैलेंजेस अस्तादा थे जिनसे निपटे बगैर चीन दोबारा उस गर्दाब में दोबारा फंस सकता था और उसकी सारी मेहनत और कुर्बानियाँ रह जा सकती थी। तो चीन के हालात जिस तरह हमने पहले भी बताए इस कदर अंधोनाक थे कि एक तरफ तो माशी तौर पर उसका भरकस निकल चुका था और नेशनलिस्ट हुकूमत की फ़ौज और ओहदेदारान ने चीन को अपनी लूट खसूट से ताराज कर रखा था, और दूसरी तरफ चीन की आवाम हफीम की आदी थी, नशे की आदी थी। नेशनलिस्ट हुकूमत की फ़ौजी और वो तबका जो लाखों में था जिन्होंने जापान के हमले के वक्त जापानियों का साथ दिया था, और अब चूँकि वो बेरोज़गार हो चुके थे इसलिए जराइम में मुलव्वस थे और जिनसे चीन में अमन कायम नहीं हो पा रहा था। और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का चूँकि तजर्बा दही इलाकों की रिफॉर्म्स इस्लाहात के हवाले से था जिसमें किसान बड़ी तादाद में थी, क्योंकि देहाती इलाकों के मसाइल और थे और शहरी हलकों में इश्यूज़ और मसाइल कुछ और नौइयत के थे। तो शहरी इलाकों में मसाइल क्योंकि बिल्कुल अलहदा और मुनफरद नौइयत के थे और उन पर काबू पाने के लिए माओ ने सोचो बचा शुरू की। चीन माओ को खंडर की हालत में मिला था और माओ के सामने ऐसी खारजा पॉलिसी भी थी जिससे चीन को महफूज रास्ता मिल सके। और चीन में दानश्वरों का एक ऐसा तबका मौजूद था जो मगरब को अपना आइडियल समझकर तस्लीम करके चीन की तामीर नौ उसी तर्ज पर करना चाहता था। इस पर माओ ने दानश्वरों का एक सर्कल बनाकर स्टडी सर्कल्स कायम किए। ये स्टडी सर्कल दरअसल किसी अशराफिया के हकूक़ के लिए नहीं थे बल्कि आवाम के हकूक़ और मफादात के लिए कायम किए गए। उन स्टडी सर्कल्स में मजालस में माओ के मज़ामीन पढ़ाए जाते, हाज़रीन मजलिस में जो उसमें शामिल होते उनसे गुफ्तगू होती और फिर उनके जानिब से अगर कोई तनकीद की जाती तो बल्कि हौसला अफजाई की जाती। चीन में आवाम की डिक्टेटरशिप कायम करना माओ की ज़िंदगी का मकसद था कि आवाम की आमरीत हो, और उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो नज़र आ रही थी वो चीन में अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो दानिश्वर भी थे, और उन्हें फिर हुकूमत ने मजबूर कर दिया कि वो अपने नज़रियात में तब्दीली लाए और आवाम के वसी तर मफादात के लिए कम्युनिस्ट नज़रिए के प्रचारक बनकर उसके मददगार हों। जिन दानिश्वरों ने मुज़ाहमत की तो उन्हें तो सबको कैदो बंद की सज़ाएँ सुनाई गई और उन पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई। माओ को इस बात का अदराक था कि इनकलाब के बाद इसी कामयाब इनकलाब को सबसे ज़्यादा मुखालफत और मुज़ाहमत का सामना साबका अदवार के उन मराज याफ्ता तबके की तरफ से होना मुमकिन थी, और उनके ख़ात्मा किए बग़ैर इनकलाब अपने मस्बत समरात समेटने से महरूम रहता। तो फिर आपने ये भी दोस्तों देखा होगा कि दुनिया भर में जितने भी इनकलाब आए हैं वहाँ फिर जिस तरह मसलन फ़्रांस का इनकलाब आया 1789 में और रूसी इनकलाब, तो जिन्होंने इस इनकलाब के बाद अपने मुखालफिन को चुन कर ख़त्म किया था। चीन में उस वक्त उस नौवारद इनकलाब की मुज़ाहमत जो थी वो 10 लाख वो चीनी कर रहे थे जो साबका अदवार में मरात याफ्ता थे और माजी की हुकूमतों में बाअसर उर्दू पर काम करते रहे थे। और इसका अंदाज़ा लगाया गया, मालूम किया गया कि इनका कितनी तादाद है, तो वो 10 से 11 लाख थी। तो उन सब पर स्पीडी अवामी कोर्ट्स तैयार की गई और उन स्पीडी अवामी कोर्ट्स में मुकदमा चलाए गए और जिनमें 7 लाख अफराद को सज़ाए मौत देकर
مار دیا گیا، ختم کیا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو فائرنگ اسکواڈ کے اور کسی کو پھانسیاں دے کر، کسی کا سر قلم کر کے مار دیا گیا، اور باقی دانشوروں اور کچھ عہدیداروں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ سابق عوام کی ادوار کی جو ایک ستائی ہوئی عوام نے ماؤ کی ان اقدامات کی پذیرائی کی اور بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ معاملہ یہاں تک نہ رہا بلکہ خود کمیونسٹ پارٹی نے اپنے اراکین کے رویوں کو سختی سے درست کیا، کیونکہ انقلاب کے بعد وہ ان میں ایک تفخر اور ایک رونیت سی آ گئی تھی جس کو اپنے اس دائرے میں لانا بڑا ضروری تھا۔ اس لیے کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی ریفارمز کی گئی۔ ماؤ نے ان کے ساتھی کسی بھی طرح حکومت کو عوام میں غیر مقبول ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مخالفین سے نپٹنے کے بعد کمیونسٹ حکومت نے چین میں پہلی بار عظیم لینڈ ریفارمز کیے، اور ان زرعی اصلاحات کرنے سے پہلے اس ریفارمز پر ہوم ورک کیا گیا، جس میں کسانوں کے 4 طبقات کی فہرست تیار کی گئی، اور جس میں پہلے نمبر پہ وہ غریب کسان تھے جن کے پاس تھوڑی سی زمین تھی اور اس پر کھیتی باڑی کر کے وہ گزر بسر کرتے تھے، اور دوسرے کسان جو کسی تکڑے ذمہ داروں کے پاس بطور ہاری کام کرتے تھے، ان میں وہ کسان تھے جن کے پاس کوئی زرعی زمین نہ تھی، اور چوتھے جاگیردار طبقہ جو زمینوں پر کام نہیں کرتے تھے بلکہ ٹھیکوں اور کرائے پر انہوں نے زمینیں دے رکھی تھی۔ اور یہ 2 کسانوں کے طبقے عوام دشمن قرار دیے گئے، اور ان کے خاتمے کے لیے کسانوں کی عدالتیں قائم کی گئیں، جنہیں پبلک میٹنگز کے ذریعے ان جاگیرداروں کو طلب کر کے مقدمات چلائے گئے، اور وہ جاگیردار بطور ملزم پیش ہوتے۔ یہاں کسان جو تھے نا، وہ ماضی کے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستانیں سناتے۔ الزامات ثابت ہونے پر کسانوں کی عدالتیں ان جاگیرداروں کو سزائے موت دیتی، جس پر فوری عمل ہوتا، ان کا سر کاٹ دیا جاتا۔ ان کی زمینوں کو ضبط کر کے کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح کے فیصلوں سے کمیونسٹ پارٹی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ماؤ کے انقلابی اقدامات نے حکومت کو دیہی علاقوں کی عوام میں ہر دل عزیز کر دیا۔ چین کے لیے اب سب سے بڑا جو مسئلہ تھا یہاں خارجہ پالیسی کا تعین کرنا تھا، چونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سیاسی صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ امریکہ کے صدر ٹرومین نے مارشل پلان کے تحت جرمنی اور دوسری یورپ ممالک کو اس لیے مالی امداد فراہم کی کہ وہ کمیونزم کا مقابلہ کر سکے۔ امریکی پالیسیز میکر نے یہ پروگرام طے کر لیا تھا کہ روس کو سرد جنگ میں الجھا کر اس کی ترقی کو روکا جائے تاکہ کمیونزم کا نظریہ نہ پھیل سکے۔ روس اور امریکہ کی سرد جنگ کے نتیجے میں نیٹو کا قیام عمل میں آیا، جس کا منطقی مقصد روس اور اس کے اتحادیوں کے اثرات کو پھیلنے سے روکنا تھا۔ تاریخ میں دستیاب معلومات سے یہ سچائی سامنے آئی ہے کہ ماؤ ابتدا میں امریکہ سے اپنے خوشگوار تعلقات کا حامی تھا۔ اس نے اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے امریکی صدر روزویلٹ کو پیغام بھجوایا کہ وہ امریکہ خود آ کر بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے امریکہ نے اہمیت نہیں دی اور اس کو درخور اتنا جسے کہتے ہیں نہ بخشا۔ جو ماؤ کو کچھ عرصے تک اس کا جواب نہ ملا تو کیونکہ چین پر بڑے ٹرمائل کی کنڈیشن میں تھا، بڑے ایک نیا انقلاب تھا، بے پناہ مسائل تھے، تو ماؤ نے پھر یہی سمجھا کہ اب روس سے تعلقات مستحکم کر لیے جائیں۔ ویسے تو چین امریکہ کے سبجیکٹ کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ ماؤ امریکہ سے تعلقات پیدا کر کے بطور کارڈ اس کو روس کو دباؤ میں لانے کا خواہشمند تھا، کہ امریکہ کو ایز اے کارڈ استعمال کرنا چاہتا تھا روس کے خلاف۔ تو امریکہ کی حکومت چانگ کائی شیک کی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چین کی کمیونسٹ حکومت کو انہوں نے سرے سے تسلیم ہی نہ کیا۔ اس کے بعد ماؤ نے روس کا دورہ کیا۔ ماؤ نے دسمبر 1949 میں پیپلز ریپبلک آف دا چائنا کے قیام کے بعد بذریعہ ٹرین ماسکو کا سفر کیا، اور ماؤ کی زندگی کا یہ چین سے باہر یہ پہلا اور پھر یہ آخری دورہ تھا، آخری سفر تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں چین سے باہر گئے تھے، اور اس کے بعد اس دورے کے بعد روس کے بعد وہ کسی اور ملک میں بھی نہ گئے۔
मायूस कुन सूरत हाल पैदा हुई जब माओ का इस्तकबाल रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के इंतहाई जूनियर रहनुमाओं ने किया। माओ स्टालिन से मुलाकात करने के लिए बेताब रहा और स्टालिन उसको मुलाकात का वक्त नहीं दे रहा था और माओ उनके मुलाकात के लिए एक हफ्ते तक इंतज़ार करता रहा। लेकिन एक हफ्ते के बाद स्टालिन ने माओ का मुलाकात का वक्त दे दिया। माओ ने इस मुलाकात के मुतालिक एक टेलीग्राम चीन के में लियू को अरसाल किया और जिक्र किया कि 10 बजे रात को उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई जो 2 घंटे जारी रही, जिसमें स्टालिन का रवैया मुखलसाना था। इस मुलाकात में उन्होंने ये बताया कि ताइवान मुआहदा एक जो उन्होंने कर्ज़े का मुआहदा था वो और मेरे कामों के बारे में उन्होंने इस्तफसार किया, गुफ्तगू की। स्टालिन ने यह भी कहा कि अमेरिका जंग से डरता है, इसलिए वो दूसरे ममालिक को रूस से जंग करने के लिए कहता है, लेकिन दूसरे ममालिक बराह रास्त जंग करने से खौफज़दा है। और स्टालिन ने चीन के दाखिली और ख़ारजी मामलात पर गहरी नज़रें रखी हुई थी। वो किसी भी तरह माओ को अपनी बेताबी का एहसास नहीं देना चाहता था और बाद में 14 फरवरी 1950 को रूस और चीन का मुआहदा तय पा गया। रूस ने $30,000 की इमदाद फराहम की और माओ को कहा गया कि वो इसकी आधी रकम से रूस से असला ख़रीदे और बकाया रकम आधी रकम से रूस से टेक्निकल इमदाद ले और इससे मिलने वाली इमदाद पर 1% सूद चीन ने 10 साल में अदा करना था। ये मुलाकात अगरचे बराबरी की पैरिटी या बराबरी की बुनियाद पे तो न थी, लेकिन रूस ने यहाँ एक ज़ैरी की रियासत के तौर पर चीन के साथ एक मामला किया। लेकिन माओ ने यह ज़िल्लत या अपनी इस बात को इसलिए बर्दाश्त किया कि चीन उस वक्त सख्त दबाव का शिकार था, उसे इमदाद की भी सख्त ज़रूरत थी। कोरिया के मसले पर अमेरिका, चीन और रूस में तनाज़ा पैदा हो गया और कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। और शुमाली कोरिया में कम इल संग की हुकूमत थी जिसकी पुष्टपनाही रूस कर रहा था और 1950 में शुमाली कोरिया की अफवाज ने जनूबी कोरिया पर हमला किया और जनूबी कोरिया के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को ख़तरा लाहक हो गया कि कम्युनिज़म जनूब मशरकी एशिया के ममालिक तक पहुँच जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के इशारे पर शुमाली कोरिया की मज़म्मत की और अमेरिका ने जनरल मैक की सरबराही में शुमाली कोरिया के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम जोई करते हुए शिकस्त दी और शुमाली कोरिया पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इसके बाद चीन की अपनी सरहदें फिर महफूज न रहीं। यही वो वक्त था फैसला कुन एक मरहला चीन पर आ गया। तो फिर माओ ने अपने रज़ाकारों को हुक्म दिया कि वो अमेरिका की फ़ौज का मुकाबला करें और चीन ने अमेरिकी फ़ौज को शिकस्त दे दी और इस पर अमेरिकी सदर ट्रूमैन इस कदर नाराज़ हुआ कि उसने मैकार्थर से इस्तीफ़ा ले लिया और जंग बंदी 1953 में उस वक्त हुई जब स्टालिन का इंतकाल हुआ। बाद में शुमाली और जनूबी कोरिया अलग अलग मुल्क तस्लीम कर लिए गए। अमेरिका ने मुस्तकबिल के मुमकिन हमले के ख़तरे के पेश नज़र ताइवान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली और अपना 7वां बहरी बेड़ा भेज दिया ताकि ताइवान चीन की हमले से महफूज रहे। कोरिया की इस जंग में चीन ने अपनी अस्करी हैसियत का तयन कर लिया और इसके असरात चीन पर भी पड़े। अगरचे इसके नतीजे में 10 लाख फौजी मारे गए, लेकिन अमेरिका को शिकस्त देकर चीन की हैसियत आलमी सतह पर उजागर हो गई और दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ करते हुए रिपब्लिक ऑफ द चाइना को तस्लीम करने की बजाय ताइवान को चीन का सदर मकाम करार दे दिया और उनकी हिफाजत के लिए अपनी बहरी बेड़ा भिजवाया। इसके बाद सीटो और सेंटो के मुआहदे हुए जिससे चीन का भी मुहासरा करना मकसूद था। यूएनओ में चीन को इब्तदा में रुकन न बनने दिया गया, उसकी जगह ताइवान को मेंबरशिप दी गई, लेकिन ये पाबंदियाँ चीन को कमज़ोर न कर सकें बल्कि उसने दाखिली हवालों से अपने आप को बहुत खूब मुस्तहकम किया। माओ ज़ेडुंग एक आलमी सतह पर एक अजीम रहनुमा बनकर उभरा और चीन की अहमियत को देखते हुए अमेरिका को ख़ुद एहसास हो गया कि चीन को तस्लीम किए बग़ैर अब बैनुल-अक़वामी मामलात नहीं चल सकते और यूँ 1960 की दहाई में 1960 की दहाई में चीन को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया। अब हमने 1960 की दहाई तक का इसका सफ़र तय कर लिया चीन का। इसके बाद जो अगला वीलॉग होगा वो 2023 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और अब आपसे इजाज़त।
اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا، اور اس کو اگر آپ پسند کریں تو شیئر بھی کر لیا کریں. اس میں آپ کے پاس کافی آپ کو معلومات میں دے رہا ہوں، تو انفارمیشن آپ کو ان لوگوں کے لیے جو چین کی ہسٹری پر اور چین کے حوالے سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں. اب آپ سے اجازت. والسلام. شکریہ.